आपका बच्चों मेरी इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपको कक्षा 9 की आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है वो उसका सारांश बताऊंगी। बच्चों पहले मैं आपको बताऊं कि पार्ट 1 क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। पार्ट 1 कोरोना की वजह से आपका ये सिलेबस में से काट दिया गया है। पहला पार्ट कृतिका का आपका इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है, वो आपका इस बार के सिलेबस में नहीं आने वाला, इसलिए मैं पार्ट 2 से आपकी कृतिका शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आपका पहला पार्ट इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ द्वारा लिखित एक ये काट दिया गया है। दूसरा पार्ट आपका शमशेर सिंह बहादुर द्वारा लिखित आखिरकार मैं हिंदी में किस प्रकार आया, ये वाला चैप्टर जो है आपका हटा दिया गया है। तो कृतिका में के आपके टोटल 5 पार्ट हैं, जिनमें से 2 हटा दिए गए हैं। एक आखिरी पार्ट शमशेर सिंह बहादुर जी का वो हटा दिया गया है और एक पहला फणीश्वर नाथ रेणु का। तो दूसरे पार्ट से आपकी शुरुआत करते हैं। दूसरा पार्ट आपका कृतिका का मेरे संग की औरतें हैं। आज मैं आपको इसके पाठ का सारांश बताऊंगी और उसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर नई वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, जो आपका चैप्टर है मेरे संग की औरतें, ये मृदुला गर्ग लेखिका द्वारा लिखित चैप्टर है आपका। इससे पहले आपके पाठ के सारांश पे है, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त लेखिका परिचय आपको दे देती हूँ। तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों, मेरे संग की औरतें नामक पाठ मृदुला गर्ग लेखिका द्वारा लिखित संस्मरण है। संस्मरण बच्चों एक ये गद्य विधा होती है। गद्य जो है गद्य साहित्य में कई तरह की विधाएं शुरू हो चुकी हैं, जैसे उसमें रेखा चित्र आता है, आपका नाटक विधा हो गई, कहानी विधा हो गई और संस्मरण हो गया, ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं। तो एक डायरी लेखन हो गया, तो उसमें से आपकी जो संस्मरण विधा है, इस विधा के ऊपर लेखिका ने आपका पाठ लिखा है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें ये जो लेखिका ने लिखा है, ये उनकी संस्मरण का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने संस्मरण जो लिखा वो काफ़ी बड़ी किताब है उनकी, उसमें से एक छोटा सा अंश उन्होंने लिखा है मेरे संग की औरतें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं बच्चों, लेखिका का जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ था। तो 1938 जैसे बता रखा है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन लेखिका का जन्म 1938 में हुआ। तो जो लेखिका आगे अपनी जितनी भी रचनाएं वगैरह लिखती हैं, वो उस समय के जो समाज की जितनी भी समस्याएं थी और जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था उससे रिलेटेड सारे जो है उनकी रचनाएं आपको मिलेंगी। तो उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं बच्चों, लेखिका भारत के विभिन्न शहरों में रही। सन 1974 ईस्वी में वह स्थायी रूप से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन करती रही हैं। तो लेखिका जो थी वो बहुत सारे शहरों में रही, जैसे कर्नाटक में भी रही हैं वो, और बिहार में भी रही हैं, और लास्ट में अंत समय में वो दिल्ली में स्थायी रूप से रह करके वहाँ स्वतंत्र लेखन करती रही। फिर इनकी रचनाओं पर आ जाते हैं बच्चों। मृदुला गर्ग की कृतियाँ यानी रचनाएं इस प्रकार से हैं। उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कट गुलाब, ये इनके उपन्यास हैं। कट गुलाब जो है उपन्यास में इनको व्यास सम्मान भी मिला है। संगति विसंगति, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल इनका निबंध संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। तो अब यहाँ से हम इनका शुरू करते हैं पाठ का सारांश। जैसे कि मैंने बताया बच्चों, मृदुला द्वारा रचित मेरे संग की औरतें संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने बता दिया कि एक तरह की गद्य विधा है, लेकिन संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब ये होता है कि जितनी भी घटनाएं आपके साथ बीती हुई होती हैं उनको याद करके आप उसके बारे में लिखते हैं। जब आपके इर्द गिर्द होता है उसको आप कभी याद करके उसके बारे में जब लिखते हैं तो वो संस्मरण विधा कहलाती है। तो लेखिका ने एक संस्मरण लिखा, उसमें से मेरे संग की औरतें जो है उसका एक अंश लिया हुआ है उन्होंने। इस पाठ का एक अंश है, इसमें मेरे संग की औरतें संस्मरण में से एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने ही घर के सदस्यों के बारे में जितनी भी औरतें हैं उनका वर्णन किया है, तभी इसका नाम भी क्या है, मेरे संग की औरतें। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, लेखिका के ही घर के सदस्य इसके पात्र हैं। लेखिका अपने घर के सदस्यों में उनके संपर्क में आई सभी औरतों, नानी, माँ, दादी, परदादी, बहनें, साथ ही अपने पिता, नाना व दादाजी के बारे में भी बताती हैं। तो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ कि लेखिका ने जो संस्मरण लिखा उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों में लिखा। उनके जो पात्र थे उनके पास उनके ही इर्द गिर्द रहने वाले, उनकी नानी, उनकी नानी, नाना, माँ, उनकी दादी, परदादी, उनके पिता, तो ये सब सदस्य जो थे उनके सारे पात्र थे। तो वो एक एक सदस्य के बारे में अपने पूरे संस्मरण में बताती हैं, किसका व्यवहार कैसा था, कौन किस तरह से रहता था, क्या उनकी सोच होती थी,
तो बच्चों, उन्होंने अपने उपन्यास में अपने परिवार के सदस्य, मेरे संग की औरतें यानी कि नानी, अपनी माँ और अपनी दादी दादा परदादी के बारे में बताया। तो उन्होंने नानी के बारे में बताया कि जो उनकी नानी थी वो आज़ादी के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा लगन थी। नानी और आज़ादी के प्रति उनकी लगन माँ नाना जी के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से उनकी बातचीत बताई। उन्होंने बताया कि उनकी जो नानी थी वो परंपरागत विचारों की थी। परंपरागत मतलब पुराने विचारों की थी। तो उनकी जो इसका थोड़ा सा किस्सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो उनकी नानी थी वो हर समय घूंघट में रहने वाली और पुराने ख्यालात की थी। जो उनके मतलब पति थे, इतमीन लेखिका के जो नाना थे, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। तो जब वो वहाँ से लौट कर आते हैं तो उस समय वो विलायती रीति रिवाज को अपना चुके होते हैं। तो जब वो वापस घर में आते हैं तो वो अपने ही रंग ढंग में लगते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी थी यानी लेखिका की जो नानी थी वो अपने परंपरागत विचारों में ही रहती थी। वो कभी भी अपने जो पति जो हैं उनके विचारों को अपना नहीं पाई, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनमें किसी तरह का खटावपन नहीं आता था उनके रिश्तों में। तो एक बार उन्हें जब लगा कि अब मेरा अंत समय आ रहा है, कम समय में ही उनकी जो है मृत्यु नज़दीक आ रही है, तो लेखिका की माँ यानी जो उसकी नानी थी, उसकी जो बेटी थी वो लेखिका की माँ थी। तो उन्हें लगा कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो पति हैं जो विलायती पढ़कर आए हुए हैं तो किसी अंग्रेज से या किसी ऐसे विचारों वाले से मेरी पुत्री की शादी कर दें। तो क्योंकि उनकी जो नानी थी, लेखिका की जो नानी थी वो पुराने विचारों की थी, तो लेखिका की नानी को जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्होंने अपने ही पति के दोस्त जो थे प्यारेलाल, उनको अपने पास बुलाया। जब उन्होंने देखा कि नाना जी ने कि लेखिका के जो नाना जी, उन्होंने देखा कि जो मेरी पत्नी है वो अब उसका अंत समय आ चुका है और आज तक उसने कभी भी अपना पर्दा तक किसी के सामने नहीं उठाया, कभी किसी मर्द से बात नहीं करी, और वो आज अचानक से मेरे मित्र को याद कर रही हैं। तो उन्होंने भी बिना देर किए अपने मित्र को बुलाया, प्यारेलाल को, और उन्होंने ला करके उनके सामने उपस्थित किया। तो जब नानी ने, लेखिका की नानी ने उनके मित्र यानी नाना जी के मित्र प्यारेलाल से बात की, उन्होंने कहा कि आप मेरी कसम खा करके मुझे वादा दीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी आपकी रहेगी और आप मेरी पुत्री की जो शादी है किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे। तो जब ये बात तो उसकी नानी कहती हैं तो उसके जो नाना जी होते हैं तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज तक इसने कभी इस तरह से बात नहीं करी और एकदम से वो अपनी पुत्री के विवाह के बाद किसी और व्यक्ति से कह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि उनको स्वतंत्रता सेनानी से कितना लगाव था, देश से कितना लगाव था। वो परंपरागत विचारों की थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेखिका का जन्म 1938 में हुआ था, अभी देश आज़ाद भी नहीं हुआ था कि लेखिका का जन्म हुआ था। तो उस समय लेखिका की जो नानी थी उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और परंपरागत विचारों की वो थी। तो उन्हें लगता था कि देश को आज़ाद कराने में मेरी जो बेटी है ऐसा ही उसका पति हो जो उसमें भागीदारी करे और एक देश को समर्पित व्यक्ति ही मेरी पुत्री का जो है पति बने। तो ऐसा सोच करके वो अपने पति के मित्र से ये बात कर देती हैं। तो इससे पता चलता है कि नानी जो थी वो स्वतंत्रता सेनानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, यानी उनके साथ लगाव रखती थी। बच्चों, फिर वो अपनी माँ के बारे में बताती हैं लेखिका कि सादा जीवन जीने को विवश माँ, कर्म विरत किंतु श्रद्धालु माँ। तो माँ के बारे में बताती हैं कि जैसे कि उनकी माँ थी वो साहबी ठाट बाट की थी, क्योंकि जब उनके पिता थे वो विलायती पढ़कर आए थे तो वहीं की शान शौकत, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह के संस्कार वो अपने घर में करते थे। हालांकि जो उनकी पत्नी यानी लेखिका की जो नानी थी वो पुराने विचारों की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी बेटी थी वो अपने ही पिता के विचारों पे ही चली। तो उनकी माँ का सादा जीवन जीने को विवश, क्योंकि जो लेखिका की माँ थी उनकी शादी ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति से होती है। वो महात्मा गांधी के विचारों को ही शिरोधार्य करके चलते थे। तो जो उनके पिता थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहे। तो उन्होंने आईएएस की परीक्षा भी देनी थी, लेकिन क्योंकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे तो उनको आईएएस की परीक्षा में भी रोक दिया गया। इसी वजह से वो अपने जीवन में कुछ बन नहीं पाए। तो इसी वजह से क्योंकि वो महात्मा गांधी के विचारों को बहुत ज़्यादा मानते थे उनके पिता, तो इसी वजह से उनकी जो माँ थी, लेखिका की जो माँ थी, उन्हें खादी की साड़ी वगैरह पहननी पड़ती थी। तो उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो अपने पति की इस तरह की विचारधारा के कारण सादा जीवन जीने को विवश थी। उनकी जो माँ थी बच्चों वो कर्म विरत थी, मतलब कहने का मतलब कर्म विरत से मतलब कि
वो एक भारतीय नारी की तरह नहीं थी। वो सुंदर थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष भी थी, लेकिन वो एक भारतीय नारी की तरह फिर भी नहीं थी। कारण कि जैसे एक भारतीय नारी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो किस तरह से बहू का रोल अदा करती है, किस तरह से माँ का रोल अदा करती है, तो वो सब गुण जो थे वो लेखिका की माँ के अंदर नहीं थे। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, वो किस तरह से शादी के बाद अपनी बेटी को संस्कार दिए जाते हैं वो तक देना नहीं जानती थी। जो उनकी माँ थी उनको रुचि साहित्य पढ़ने में थी, उनकी रुचि साहित्यकारों के बीच में चर्चा करने की थी। वो कई तरह की किताबें पढ़ती थी, लेकिन घर के खाने पीने, जितनी भी घरेलू महिलाएं होती हैं उन तरह के जितने भी कर्तव्य होते हैं उनका पालन करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थी। लेखिका की माँ साहबी खानदान का रौब रखती थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं होने देती थी। लेकिन लेखिका की जो माँ थी उसकी एक खासियत भी थी। जैसे कि मैंने बताया कि वो भारतीय नारी की तरह नहीं थी, वो घरेलू कामकाज नहीं करती थी। उन्हें साहित्य सुनना, गीत संगीत सुनना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना सब कुछ का शौक था। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी बात थी कि वो कभी भी किसी की गोपनीय बात को दूसरों को नहीं कहती थी। इसी वजह से जो बाहर के लोग थे उन्हें बहुत पसंद करते थे, और कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। वो निष्पक्ष थी। लेकिन लेखिका की जो माँ थी वो सहाबी खानदान की थी, क्योंकि सहाबी खानदान उनका रहा, क्योंकि उनके पिता जो थे विलायत से पढ़ के आए थे। वैसे ही मैंने बताया कि वो उसी संस्कार में जीते थे, तो वो सब रोब भी लेखिका के अंदर था। और जहाँ उनकी शादी हुई थी, यानी जो उनके ससुर थे वो भी सहाबी खानदान, वो भी सहाबी थे, उनकी भी शान और शौकत भी इसी तरीके थी। तो वो उनके जो पति थे वो क्रांतिकारी होने की वजह से उनकी जेब में कुछ भी पैसे नहीं रहते थे, इसी वजह से वो सादा जीवन जीती थी। लेकिन जो उनके ससुर थे वो सहाबी खानदान के थे, इसलिए वो भी अपनी बहू को कभी नहीं कहते थे कि तुम काम करो या नहीं, कुछ करना नहीं आता है। वो भी अपनी जो बहू है उससे खुश रहते थे कि जो है वो भी सहाबी खानदान की है, और दूसरा वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं और वो निष्पक्ष रहती हैं। तो बच्चों, उसके बाद लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताती हैं। लीक से बाहर चलने वाली भक्तिन परदादी जिसने चोर को भी किसान बना दिया। तो लेखिका आगे चल कर के अपनी परदादी के बारे में बताती हैं। जो उनकी परदादी थी वो बहुत भक्त थी, वो हर समय पूजा पाठ करती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ बच्चों कि उनके जितने भी घर के सदस्य थे, सारे जितने भी जेंट्स थे यानी मर्द लोग थे, वो किसी शादी में सबके सब गए हुए थे। तो उनके महल में कोई भी पुरुष नहीं था, और जितनी भी स्त्रियां थी वो किसी त्योहार को मना रही थी। तो इतना शोर शराबा चल रहा था कि जो लेखिका की परदादी थी, तो वो जिस रूम में हमेशा से सोती थी, जिस कमरे में सोती थी, वो उस कमरे में ना सो करके किसी दूसरे कमरे में चली गई जहाँ पर किसी की भी आवाज़ ना आए। तो क्या होता है बच्चों कि एक चोर जो बहुत समय से सोच रहा था चोरी करने के लिए, वो सेंध लगा करके उचित समझ सोच करके चला जाता है चोरी करने के लिए। तो जब वो देखता है कि जहाँ हमेशा से दादी सोती थी वहाँ तो दादी नहीं है, दादी तो दूसरे कमरे में पहुंची हुई है, और उसी कमरे में वो चोर पहुंच चुका होता है। तो दादी, क्योंकि वो बुजुर्ग परदादी जो थी वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, तब उन्हें जरा सी चोर की आहट से ही उनकी जाग खुल गई, और वो चोर से कहती हैं कि बेटा मुझे पानी दो। तो जो चोर होता है वो कहता है कि मैं तो चोर हूँ। तो कहता है कोई बात नहीं, तब भी तुम मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए। तो परदादी की बात सुनकर चोर उनको पानी देता है, और परदादी जो होती हैं वो पानी पीती हैं और अपना आधा पानी जो है चोर को दे देती हैं। तो चोर वो पानी पी जाता है। अब फिर वो चोर से कहती हैं कि तूने मेरा जूठा पानी पिया है तो तू अब मेरा बेटा हो गया, अब तो मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। अब तो सोच ले कि तुझे चोरी करनी है या खेती बाड़ी करनी है। तो जो चोर था उसका मतलब अंदर से उसकी आत्मा जाग जाती है, और वो दादी के प्रति अपने प्रेम को सोचता है कि हाँ इसने मुझे अपना बेटा कह दिया, ये सोच करके वो चोरी छोड़ देता है और वो एक किसान बन जाता है। तो ये जो दिलचस्प किस्सा जो है लेखिका ने अपनी परदादी के बारे में बताया। और लीक से हटने की बात भी लेखिका ने बताई कि वो लीक से हटकर रहती थी। लीक से हटकर रहने का मतलब कि जो उस समय की सोच होती थी उनसे वो विपरीत सोचती थी। जैसे कि पुराने ज़माने के समय पहले सोचते थे कि पहली संतान हमेशा से पुत्र होनी चाहिए। तो जब वो उनकी जो पोतोहू थी, तो उनकी पोतोहू के बारे में वो मंदिर में जा कर के भगवान से मन्नत मान के आती है कि मेरी पोतोहू के यहाँ सबसे पहले लड़की ही जन्म ले। तो ये वो लीक से हटकर बात करते हुए नजर आती हैं यहाँ पर, कि वो परंपरागत विचारों से हटकर बात करती हैं। तो ईश्वर ने भी उनकी बात सुनी। उनके यहाँ उनकी पोतोहू के एक नहीं 5 लड़कियां हुई और उसके बाद उनका पुत्र हुआ।
तो ये सब बातें वो अपनी परदादी के बारे में याद करते हुए लिखती हैं। उसके बाद देश की आज़ादी का जश्न व ब्रदर्स कारामजोव का उपन्यास। अब वो स्वयं अपने बारे में बताती हैं लेखिका लेखिका कहती हैं कि जब वो छोटी सी थी तो उन्हें टाइफाइड हो गया था। जिस समय देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय इंडिया गेट पे देश की आज़ादी का बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। उस समय टाइफाइड की जो बीमारी थी वो बहुत फैली हुई थी, जैसे कि आज कोरोना इतना फैला हुआ है। उस समय टाइफाइड बहुत फैला हुआ था, जानलेवा था, तो उन्हें अलाउड नहीं था कि वो इंडिया गेट पे आज़ादी का जश्न देखने जा सकें। तो उनके दादाजी जो थे वो उन्हें जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनके दादाजी के जो प्रिय मित्र होते हैं डॉक्टर, वो उनका इलाज कर रहे होते हैं, वो भी उनके नाना बन करके उन्हें जाने से मना कर देते हैं टाइफाइड होने की वजह से। तो लेखिका को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं तो वो बहुत रोती हैं। तो रोते हुए उनके फिर पिता देखते हैं कि मेरी पुत्री जो है बहुत रो रही है, तो वो उनके लिए एक उपन्यास लेकर उनको देते हैं, ब्रदर्स कारामजोव, उसका उपन्यास दे देती हैं। तो लेखिका अपने पिता को पढ़ते हुए देखती है, फिर उसके बाद ब्रदर्स कारामजोव को पढ़ते हुए उपन्यास को पढ़ते पढ़ते रोना भूल जाती हैं। और लेखिका को उपन्यास अच्छा लगता है। उस उपन्यास को वो फर्स्ट टाइम पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद वो उसे कितनी बार पढ़ चुकी होती हैं, उन्हें अच्छा लगता है वो उपन्यास, और उसका पूरे जीवन भर उसका असर उनके ऊपर रहा। और इसमें लेखिका ने उनके एक ही अध्याय के बारे में बताया कि जो उन्होंने अध्याय ज़्यादातर पढ़ा है उसमें यही था कि बच्चों के ऊपर अत्याचार और अनाचार के बारे में ब्रदर्स कारामजोव ने लिखा। तो लेखिका ने अपनी बहनों के बारे में बताया है कि लेखिका की जो बहनें थी वो 5 बहनें थी, मिलाकर के वो उनको मिलाकर के 5 बहनें थी और एक भाई था। उनकी पहली बहन जो बड़ी, जिसके लिए उसकी परदादी ने मन्नत मानी थी, उनका नाम था रानी। लेखिका ने अपनी बहनों के बारे में बताया कि जो लेखिका की बहन थी, सबसे बड़ी बहन रानी, उसी को ही परदादी ने मन्नत से लिया था मान करके। उसका दूसरा नाम मंजुल भगत था। फिर दूसरे नंबर की उमा, जिसका नाम मृदुला गर्ग था, जो लेखिका स्वयं है। फिर तीसरे नंबर की बहन उनकी गौरी, जिसका नाम चित्रा था। तो चौथे नंबर की बहन रेणु और 5वें नंबर की बहन अचला, जो पत्रकारिता करती थी। बच्चों, जब तीसरे बेटी का नाम उनकी माँ ने लिखा, मतलब गौरी और चित्रा रखा गया, तो लेखिका ने बताया कि सब लोग कहने लगे कि तुम्हें बेटियों से कितना ज़्यादा लगाव है कि तुम हर बेटी के 2-2 नाम लिख रहे हो। उसके बाद फिर उनके माता पिता ने जो है हर बच्चे का एक ही नाम रखा। तो चौथे नाम की जो थी उनका नाम रेणु और 5वें का नाम अचला और एक जो उनका भाई था वो राजीव। तो इनके व्यवसाय के बारे में भी लेखिका ने बताया कि जो रानी थी वह भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, उन्होंने साहित्य वगैरह लिखना शुरू किया। और गौरी थी वो भी जो है साहित्य वगैरह लेखन का उनको भी शौक था। लेकिन जो रेणु थी उसके बारे में गौरी थी, तीसरे नंबर की जो बहन थी, उन्हें पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और वो किसी तरह से व्यवसाय में नहीं डली। और जो रेणु थी उनके बारे में वो भी जो है व्यवसाय, उन्होंने भी साहित्य को नहीं अपनाया। लेकिन रेणु के बारे में लेखिका लिखती हैं कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव की थी। इसके कुछ किस्से हैं जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। तब तक उसके आगे की बहन के बारे में पता करते हैं कि अचला नाम की जो उनकी बहन थी वो सबसे छोटी बहन थी और उन्हें भी साहित्य लेखन का शौक था और वो उन्होंने पत्रकारिता में पढ़ाई की और इसी लाइन में वो आगे गई। तो छठे नंबर पे उनका भाई था राजीव जो था वो भी साहित्य लेखन में उनको भी शौक था। उसने जो है साहित्य लेखन हिंदी भाषा में किया, बाकी सबने भी हिंदी भाषा में किया, लेकिन जो अचला थी उनने साहित्य लेखन अंग्रेजी में किया। तो बच्चों, उसके आगे के बारे में लेखिका क्या कहती हैं? तो बच्चों, लेखिका ने अपने बारे में बताया कि शादी के बाद वो डालमी नगर बिहार का छोटा सा कस्बा में रही, बाद में वो बागलकोट कर्नाटक में रही, वहाँ प्राइमरी विद्यालय खोला। तो बच्चों, बागलकोट के बारे में उसने बताया कि वहाँ कोई भी अच्छा प्राइमरी विद्यालय नहीं था और उनकी इच्छा थी कि एक प्राइमरी विद्यालय खोला जाए। तो उन्होंने वहाँ पर कैथोलिक बिशप से बात की कि एक विद्यालय खोला जाना चाहिए ताकि अच्छे से बच्चों को वहाँ पर शिक्षा दी जाए। लेकिन उनसे जब उनको नहीं मान्यता मिली तो उनकी बात को नहीं माना गया, तो उन्होंने वहाँ की कर्नाटक सरकार से मान्यता लेकर के एक प्राइमरी विद्यालय खोला और वहाँ पर जितने भी अफसर के बच्चे थे वो भी उस विद्यालय में आए, यहाँ तक कि लेखिका के स्वयं के बच्चे भी उस विद्यालय में पढ़े। तो आगे लेखिका बताती है कि वह स्वयं तो जिद्दी थी ही, अपनी बहन को भी जिद्दी बताया और अपने से श्रेष्ठ बताया। तो किस तरह से श्रेष्ठ बताया, इसका एक किस्सा था। बच्चों, जो उनकी बहन थी रेणु, वो भी उनकी तरह जिद्दी थी, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जहाँ वो रहते थे उस जगह पर एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कम से कम 9 इंची बारिश के करीब बताई इसने लेखिका ने। तो बहुत बारिश होने की वजह से, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे,
तो वहाँ पर थोड़े ही पानी से ही नाली जो है उफान में आ जाते थे। तो बारिश इतनी होने की वजह से बाढ़ जैसी हो गई। तो लेखिका जो थी छोटी थी, लेखिका की बहन भी छोटी थी रेणु, तो उसे लगा कि विद्यालय खुला होगा। उस समय तब में मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे जिससे कि बच्चों को बता दिया जाए कि आज छुट्टी, आज विद्यालय नहीं आना है। तो लेखिका की जो बहन थी रेणु, वो उस बीच भी विद्यालय गई कि उनको सबके घर के सदस्यों ने मना किया कि आज विद्यालय बंद होगा, इतनी बाढ़ में, इतनी बारिश में, इतना सारा पानी भरा हुआ है, कहाँ विद्यालय खुला होगा। लेकिन फिर भी रेणु नहीं मानी और वो विद्यालय गई। 2 मील तक, वो इतनी दूर उसका विद्यालय था, वहाँ गई। और जब वहाँ चौकीदार को देखा तो उसने कहा कि आज तो विद्यालय बंद है। वो भी देख करके हैरान हुआ कि इसे पढ़ाई की कितनी लगन है कि यहाँ तक ये आई है। और उसके बाद वो 2 मील तक घर वापस भी आई। तो वो इतनी जिद्दी थी कि इतना सब कुछ मना करने के बावजूद भी वो विद्यालय इतनी बारिश में पहुंची। और लेकिन लेखिका उसके बारे में उसे शेष इसलिए बताती कि वो सोचती है कि वो जो 2 मील वो लेखिका, मेरी की बहन जो चलकर गई, जो रेणु चल के गई, तो उस 2 बीस तक उसमें कितना जुनून होगा, उसने कितना पानी भरा होगा, किस भरे हुए पानी में जहाँ एकांत का माहौल था, वो धुन में चली जा रही है अपने विद्यालय की ओर कि मुझे हाँ विद्यालय जाना है और वो खुला होगा। और किस किस धुन से वो वापस आ रही है एकांत में, पानी चारों तरफ देख करके। तो लेखिका कह रही है कि ये भी अकेलेपन का एक अपना मजा है कि उस बीच अकेलेपन में वो, यानी कि बारिश इतनी हो रही थी तो सबके सब अपने घरों में थे, कोई भी बाहर नहीं था, कोई चहल पहल नहीं थी, कोई किसी तरह की दुकानें नहीं खुली थी। तो वो सब अकेलापन देखते हुए भी वो अपनी मंजिल की ओर जा रही है। और जब वहाँ से वापस आ रही है तब भी उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, क्योंकि जो रेणु थी उसे चलना बहुत पसंद था। वो कहती थी, क्योंकि मैंने बताया कि देश आज़ादी के समय की बात है ये सारी घटनाएं, तो उस समय जो थे शासन जो था सामंतों के बीच में भी था, सामंत भी होते थे। तो वो कहती थी कि मुझे कार से जाना आना पसंद नहीं है, कि मैं सामंतों की तरह नहीं रहना चाहती, मुझे तो विद्यालय जो है पैदल जाना है, पैदल आना है। तो इस तरह की जो उनकी बहन की सोच थी। तो जो लेखिका थी अपनी बहन की सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो इस तरह से लेखिका ने पूरा चैप्टर जो है मेरे संग की औरतों में अपने घर के ही सदस्यों की औरतों के बारे में बताया। और पूरे चैप्टर में उन्होंने यही बताया कि सभी जितने भी उनके घर के पात्र थे, यानी जितने भी उनके सदस्य थे, कैसा किनका स्वभाव था, किस तरह से उनका व्यक्तित्व था, पूरे चैप्टर के बारे में उन्होंने अपने घर के ही सदस्यों के बारे में वर्णन किया है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग द्वारा लिखित। अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसे देखिए, समझिए, इसका सार लिखिए, नोट्स बनाइए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।